सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, सामान्य ज्ञान के इन 50 क्वेश्चंस में सामान्य ज्ञान का संपूर्ण निचोड़ समाहित किया गया है। तो मैं उम्मीद करूंगा साथियों इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखेंगे और अपनी परीक्षा को फतेह करेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन है। देखिए, पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि महाभारत जो है साथियों, ये महाकाव्य जो है ये संस्कृत भाषा का महाकाव्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके लेखक कौन है तो आपका आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? महर्षि वेदव्यास इसके लेखक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर साथियों हम लोग बात करते हैं महाभारत की, तो महाभारत जो है साथियों, पहली बात आपको जो ध्यान रखना है कि वेदव्यास द्वारा रचित है, संस्कृत का महाकाव्य है, सबसे बड़ा ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 1 लाख श्लोक हैं। पूछा जाए महाभारत में कितने श्लोक हैं साथियों, तो इसमें 1 लाख श्लोक हैं। इस वजह से महाभारत को एक और नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है? शत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। क्या? सत सहस्त्री संहिता भी महाभारत को कहा जाता है। अगर रामायण की यहाँ पर बात करते हैं तो वाल्मीकि द्वारा रचित है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, महाभारत में साथियों क्या वर्णित है? तो महाभारत में कौरवों और पांडवों के संघर्ष के बारे में बताया गया है। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि पंचतंत्र नामक कहानी लेखक के संग्रह का नाम बताइए। तो पंचतंत्र नामक कहानी जो है साथियों, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं, इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्रसाद वदत्तम, क्या लिखा हुआ साथियों? स्वप्नवास वदत्तम लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। यहाँ पर साथियों क्या लिखा हुआ है? स्वप्नवास वदत्तम के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कौन है इसके लेखक? भास इसके लेखक हैं। जितना बड़ा साथियों नाटक का नाम है उतना ही छोटा इसके लेखक का नाम है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार की कई सारी कृतियां आपसे पूछी जाएंगी, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। आपसे पूछा जाएगा मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो शूद्रक की रचना है। आपसे साथियों पूछा जाएगा गीत गोविंद और रस मंजरी किसकी रचना है? तो जयदेव की रचना है। नाट्यशास्त्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भरत मुनि की रचना है। इतनी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गीत गोविंद किसने लिखा? बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। चलिए चलिए भाई, तो गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा है? अभी मैंने आपको बताया था गीत गोविंद और रस मंजरी के लेखक कौन है साथियों? जयदेव हैं, इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार आप सभी लोग लाइक करके क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए, और उसके बाद देखेंगे यहां पर आपसे जो पूछा जा रहा है कि एक संस्कृत का नाटक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, तो ये किसने लिखा है बताइए। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? नागार्जुन है, सोमदेव है, विशाख दत्त है या कालिदास हैं? तो यहां पर आंसर आपका जो जाएगा वो विशाख दत्त के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तो आ चुका है साथियों कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का क्रम आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहले कौन सा वंश आया, फिर उसके बाद कौन सा वंश आया, फिर उसके बाद कौन सा वंश आया। तो यहां पर से अगर बात करें साथियों, सबसे पहले जो वंश आया है वो कौन सा आया है? दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो पहले सबसे वंश जो था साथियों वो कौन सा था? सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे, गुलाम वंश था। ये तो सभी को पता है गुलाम वंश था, ठीक है। तो या तो अब ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहते हैं। पहली बात आपको ध्यान रखना है, गुलाम वंश जो चला था 1206 से लेकर 1290 तक चला था। उसके बाद 1290 से जो चला है साथियों खिलजी वंश चला है। तो पहला तो आपका ये हो जाएगा, खिलजी वंश किस में आ रहा है? एक तो इसमें आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, सॉरी यहां पर तो तुगलक है, ये नहीं होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं एक बार विस्तार से। गुलाम वंश साथियों 1206 से लेकर 1290 तक चला। फिर खिलजी वंश आया, खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक चला। फिर उसके बाद तुगलक वंश आ गया और तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक चला। उसके बाद साथियों आपको यहां पर ध्यान रखना है, फिर कौन सा वंश आ गया? फिर लोधी वंश आ गया। उससे बीच में एक सैयद वंश भी आया था, लोधी वंश से पहले। सैयद वंश की अगर बात करें 1414 से लेकर 1450 तक चला, और उसके बाद आया यहां पर लोधी वंश जो कि 1451 से लेकर 1526 तक चला। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि किसने नैरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी। तो नैरोज भी कहीं कहीं पर लिखा हो सकता है, नवरोज भी कहीं कहीं पर लिखा हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कह सकते हैं नया साल, ठीक है। चलिए भाई,
तो यहाँ पर अगर बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर जो जाएगा वो गयासुद्दीन बलबन के साथ जाएगा। बलबन ने साथियों इस त्योहार को मनाना शुरू किया था जिसका नाम था नवरोज। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी, बताइए। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी, बताने की कोशिश कीजिए। नवरोज की अगर बात करें, नवरोज उत्सव बलबन ने शुरू किया था। सिजदा प्रथा की बात करें तो किसने शुरू किया था, बलबन ने किया था। यह बात आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का प्रश्न कि अंग्रेजों ने कब पंजाब पर कब्जा कर लिया था, बताइए। अंग्रेजों ने साथियों पंजाब पर कब कब्जा कर लिया था, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहां पर साथियों आपका आंसर 1849 अगर जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ ये 1848-49 के तहत हुआ साथियों, ठीक है। इसके तहत अगर बात करें 3 युद्ध लड़ा गए थे। कितने? 3 युद्ध लड़ा गए थे। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए, अंग्रेजों ने 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। अब उसके बाद देखिए कि बंगाल के नवाब जिनका नाम सिराजुद्दौला था, इन्होंने प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़े थे और ये किस वर्ष हारे थे, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि प्लासी की लड़ाई हुई कब थी तो 23 जून 1757 को हुई थी। अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल की तरफ से जो नवाब थे वो सिराजुद्दौला थे। यानी कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच ये प्लासी की लड़ाई हुई थी। और कब हुई थी तो 1757 में हुई थी। डेट भी मैंने आपको बता दी। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, इसमें बंगाल जो आपके बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हारे थे, हारने का जो लगभग कारण यहाँ पर सामने आता है वो सिराजुद्दौला के ही साथियों एक सेनापति थे, मीर जाफर जिनका नाम था। तो इन्होंने साथियों क्या कर लिया था, धोखाधड़ी इन्होंने कर ली थी। इस वजह से भी सिराजुद्दौला हार गए थे। ठीक है साथियों, उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी किसके बीच हुआ था। यानी कि प्लासी का युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के बीच हुआ था। और किसके बीच हुआ था, अभी मैंने आपको बताया सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और सिराजुद्दौला कौन थे, तो बंगाल के नवाब थे। इस प्रकार से घुमाकर भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर जिन जिन लोगों ने ये प्रश्न का आंसर दे दिया या इस प्रश्न के बारे में जितनी जानकारी मैंने आपको बताई उतना कर लिया, और अगर उसके बाद ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और आप इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हो, तो ये समझ लीजिए आपका दिमाग साथियों कमजोर है। लेकिन अगर आपने साथियों इस प्रश्न का उत्तर दे दिया था तो ये समझ लीजिए आप सिलेक्शन के लायक हो। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए कि हैदराबाद का अंतिम शासक कौन था, बताने की कोशिश कीजिए। तो हैदराबाद का साथियों अंतिम शासक कौन था, बताने की कोशिश करेंगे। तो मीर उस्मान अली खान का नाम आपको ध्यान रखना है। यह कौन था, यह हैदराबाद का अंतिम शासक था। इसलिए आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि कहां कब राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। तो पहली बात तो आपको यहां पर 2 बातें याद रखना है। पहली बात ध्यान रखना है, राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। दूसरा सवाल बनता है राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कहां पर की थी, तो कलकत्ता में की थी। और तीसरा प्रश्न बनता है साथियों कब की थी, तो 1828 में की थी। ये 3 गोल्डन पॉइंट है, ये समझ लीजिए बिल्कुल गोल्डन पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे जा रहा है कि ब्रह्मा समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे, बताइए। चलिए, क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। फटाफट साथियों बता दीजिए। ब्रह्मा समाज के प्रथम प्रधानाचार्य की अगर बात करते हैं तो इसका भी राइट आंसर राजा राममोहन राय के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट। मैं आपको बता चुका हूं ब्रह्मा समाज की स्थापना साथियों 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। ब्रह्मा समाज का सबसे बड़ा अगर योगदान की बात करें तो 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किए थे, बताइए। ब्रिटिश शासन जब चल रहा था तो उसमें भारत में महिलाओं के लिए जो सबसे ज्यादा सुधार किए थे वो किसने किए थे, तो पंडिता रामाबाई का नाम आपको ध्यान रखना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ना जाने दीजिएगा, इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा और अपने मनो मस्तिष्क में इसको स्टोर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। साथियों क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, किसने भेजा था, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो अगर बात करें विंस्टन चर्चिल की तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा ही साथियों क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था, यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को
एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था, उपरोक्त किसका कथन है। तो साथियों ये कथन किसका है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे। यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। यह साथियों महात्मा गांधी जी का कथन है। किसका कथन है, तो महात्मा गांधी जी का कथन है। यह बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा साथियों जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो आपका आंसर अगर यहां पर जा रहा है बाल गंगाधर तिलक के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताने की कोशिश कीजिए, बताइए संपूर्ण क्रांति ये किसका नारा है, बताइए भाई। संपूर्ण क्रांति नरेंद्र मोदी का, जयप्रकाश नारायण का, राम मनोहर लोहिया का या महात्मा गांधी जी का। तो किसका नारा है साथियों, जयप्रकाश नारायण का ये नारा है। कौन सा नारा है, संपूर्ण क्रांति नारा है। इसलिए आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। किसने महात्मा गांधी जी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यायित किया है, बताइए। महात्मा गांधी जी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यायित किया है, किसने किया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। महात्मा गांधी की अगर बात करें, जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे साथियों, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको क्या कहा था, भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा लौटकर आई है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। किसने कहा था, बिपिन चंद्र पाल ने, अरविंद घोष ने, स्वामी विवेकानंद जी ने या बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है तो बताने की कोशिश कीजिए। तो ये बात साथियों स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, आपको ध्यान रखना है। कौन सी बात, तो किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग, क्या उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, बताइए। यानी कि मौलिक कर्तव्य जो हैं, जो मूल कर्तव्य साथियों, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है। अगर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा साथियों किस समिति की अनुशंसा पर इसको लिया गया, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसको लिया गया। और किस देश से लिया गया, तो सोवियत संघ यानी कि रूस से इसको लिया गया। ये 3 से 4 बातें आपको ध्यान रखना है। और कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है मौलिक कर्तव्यों का, तो अनुच्छेद साथियों कौन सा, अनुच्छेद 51 का है। उसके अलावा कौन से भाग में इसका वर्ण है, तो भाग 4 में इसका वर्ण है। आपसे पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्यों की कितनी संख्या है, तो 11 इसकी संख्या। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, बताइए। चलिए, तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं साथियों, इनका चयन कौन करता है, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, संसद के सदनों और विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। देखिए कभी आपने क्या राष्ट्रपति के लिए या उपराष्ट्रपति के लिए आप कभी भी वोट देने गए हो, नहीं देने गए हो, तो इनको कौन चुनता है, लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, या संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों चुनते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चयन की अगर बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद के दोनों सदन के सदस्यों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि किसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। चलिए साथियों, तो यहां पर अगर बात करें वही लॉर्ड घुमाकर यहां पर बात कर दी गई है, उपराष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो कौन करता है, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो यहां पर जिनका भी आंसर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट हैं।
अब उसके बाद देखिए भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 3 प्रकार के क्वेश्चन, देखा जाए तो क्वेश्चन है एक ही प्रकार के, लेकिन थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज यहाँ पर बदली जा रही है आप सभी के लिए कि अगर एक तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है उस प्रश्न को, लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ी सी लैंग्वेज अगर उसको चेंज कर दे दी तो आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो आंसर क्या होगा, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। मैंने सिंपल सी बात आपको बताई, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा तो साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, यानी कि संसद के दोनों सदन कौन से कहलाते हैं। पहला सदन एक लोकसभा हो जाएगा और एक राज्यसभा हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर और सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति का साथियों चुनाव कैसे किया जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। तो कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे, मोहम्मद हामिद अंसारी भी रहे, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहे। अब नहीं रहे तो यही आपका राइट आंसर है। भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है, बताइए। भारत की जो संचित निधि है साथियों, इससे धनराशि व्यय की जा सकती है, किसकी मंजूरी से, तो संसद की मंजूरी से साथियों जो है वो धनराशि व्यय कर सकते हैं। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, और वह राजनीतिक दल के थे। वह राजनीतिक दल के थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। साथियों यहां पर अगर बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है, तो बताए भाई किसे प्राप्त है। वैधानिक सत्ता के अधिकार की अगर बात करें तो ये तो संसद को प्राप्त है। किसको, संसद को प्राप्त है साथियों। संविधान में अगर संशोधन करना होता है तो वो संसद करती है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि संसद के वर्तमान के निष्कासन को संकल्प कहते हैं, कटौती प्रस्ताव कहते हैं, स्थगन कहते हैं साथियों, या सत्रावसान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जब निष्कासन हो जाता है साथियों तो उसको क्या कहा जाता है, स्थगन कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनकी नियुक्ति साथियों कौन करते हैं, बताने की कोशिश करेंगे। तो इनकी नियुक्ति साथियों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें कलकत्ता उच्च न्यायालय की, साथ ही भारत का सबसे प्राचीनतम उच्च न्यायालय है, यानी कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना साथियों 1862 में की गई थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है, बताइए। जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है साथियों वो किसके द्वारा, तो साथियों अशोक के द्वारा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्या भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के द्वारा बनाया गया एक सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है। ये परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। कमल अगर बात करें तो कमल किस राज्य का साथियों एक फूल है, किस राज्य का राज्य फूल है या राजकीय फूल है, ओडिशा का, पंजाब का, मणिपुर का या कर्नाटक का, बताइए। देखिए कमल की यहाँ पर अगर हम लोग जब भी बात करते हैं तो कमल जो है साथियों, ये तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक का भी राजकीय फूल है, उसके अलावा हरियाणा का भी राजकीय फूल है और जम्मू कश्मीर का भी राजकीय पुष्प है या राजकीय फूल है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड का राजकीय फूल, राज्य फूल आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है साथियों, पलाश की जब हम बात करते हैं तो ये झारखंड का भी राजकीय फूल है और उत्तर प्रदेश का भी राजकीय फूल है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अफ्रीका में स्थित जो किलिमंजारो है ये क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तो साथियों ये ज्वालामुखी पर्वत है। ये क्या है, ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए चियापास पठार किस देश में स्थित है, बताइए भाई। चियापास पठार की अगर बात करते हैं तो ये तुर्की में, जर्मनी में, चीन में या मैक्सिको में स्थित है। तो चियापास पठार साथियों मैक्सिको में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से कौन सी है, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील जो है साथियों वो ओडिशा में स्थित है। पहली बात आपको ध्यान रखना है, कौन सी साथियों, ओडिशा में स्थित है। और उस झील का नाम क्या है, तो चिल्का झील है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। यानी कि चिल्का झील कहाँ पर है, ओडिशा में है, और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है।
उसके बाद देखिए उत्तराखंड की राजधानी आपसे पूछी जा रही है, बताइए भाई उत्तराखंड की राजधानी जहां पर बताने की कोशिश की। देखिए उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, यानी कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से विभाजित कब हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी साथियों क्या है, तो देहरादून ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। राजधानी की अगर बात करें साथियों, यहाँ पर पणजी की आपसे पूछी जा रही है, यानी कि कहाँ की राजधानी पणजी है, बताइए। माहे की, दमन की, गोवा की या दीव की, तो गोवा की राजधानी क्या है साथियों, पणजी है, ये आपको ध्यान रखना है। आपने देखा होगा गोवा में जाकर साथियों लोग पड़े रहते हैं, ठीक, तो ऐसे भी ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए समाचार में अक्सर देखा जाने वाला शब्द ब्रेक्सिट निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित, जो ब्रेक्सिट शब्द है, ठीक है, ये किस देश से संबंधित है, तो ये साथियों यूके से संबंधित है। किस देश से संबंधित है, यूके से संबंधित है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट के द्वारा अस्तित्व में लाया गया था, तो सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट के द्वारा अस्तित्व में लाया गया था, तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट के अनुसार। इस प्रश्न का उत्तर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो बार्सिलोना, बेसल, बर्लिन या बैंकॉक, तो कहां पर स्थित है साथियों, बेसल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय साथियों बेसल में स्थित है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट। अगर बेसल की बात करें तो ये कहां पर है, तो ये साथियों स्विट्जरलैंड में है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साथियों हमारी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित नहीं है। चलिए, तो अगर बात करें साथियों कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए लक्ष्यों से संबंधित नहीं है, तो स्वच्छ जल और स्वच्छता ये तो लक्ष्य होना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य एवं कल्याण ये भी साथियों विकास के लिए लक्ष्य होना चाहिए। गरीबी से मुक्ति ये भी होना चाहिए। मृत्यु दर में कमी, तो साथियों अगर मृत्यु दर में कमी आ जाए तो क्या ये एक लक्ष्य हो सकता है, तो ये मुझे तो नहीं लग रहा है साथियों कि ये एक लक्ष्य हो सकता है, इसलिए आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि अंतर सरकारी संधि आधारित संगठन कौन सा जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें साथियों ISA की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसकी बात करते हैं साथियों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इसका मुख्यालय साथियों हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। ये दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड झारसुगुड़ा ये कहाँ पर स्थित है, बताइए। तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में या साथियों ओडिशा में, तो ये कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखना है, भूषण पावर एवं स्टील लिमिटेड। तो जिनका भी आंसर डी के साथ जाना चाहिए, यानी कि सोच रहे थे डी उत्तर जाएगा, तो उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उस व्यक्ति की पहचान करें जिसने देश की सबसे सस्ती पैसेंजर मोटर कार का निर्माण किया। देखिए कुछ क्वेश्चन साथियों जो है वो रिपीट हो जाते हैं, तो अगर आपको साथियों कुछ क्वेश्चन रिपीट भी लग रहे हैं, मान लीजिए 5-6 दिन पहले 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट आपको लग रहे हैं या 2 से 3 लग रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सही के डाले जाते हैं कि आपका रिवीजन होता जाए और आपका ये टेस्ट भी होता जाए कि अभी मान लीजिए 4 दिन पहले आपने जो 2 क्वेश्चन पढ़े थे, अगर वो 2 क्वेश्चन मॉक्स में डाल दिए जाते हैं तो आप उनको कर पाते, ये तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये मैंने पढ़े थे इस क्लास में 4 से 5 दिन पहले 2 से 3 क्वेश्चन। क्या ये आप क्वेश्चन कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो ये आपका टेस्ट है और आप इस टेस्ट में सफल हो जाते हो। लेकिन आपको सिर्फ ये याद है कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन किए थे, लेकिन इनके आंसर में मैं कंफ्यूज हूँ, 2 ऑप्शन में मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तो तुरंत आपको आंसर टिक करना है। चलिए, तो उस व्यक्ति की पहचान करें जिसने देश की सबसे सस्ती पैसेंजर मोटर कार का निर्माण किया था, तो रतन टाटा उनका नाम है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, और जिनका आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए उस भारतीय राज्य का नाम क्या है जो तेलंगाना महिलाओं के लिए राज्य द्वारा चलाए जाने वाले व्यावसायिक इनक्यूबेटरों में अग्रणी है, तो कौन सा साथियों वो राज्य है, तो वो तेलंगाना राज्य है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों अंतिम नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 50वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के पहले जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो कहाँ किया गया था साथियों, तिरुवनंतपुरम में, चेन्नई में, हैदराबाद में या साथियों मुंबई में, बताइए। चलिए,
देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि भारत का पहला जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक का उद्घाटन कब किया गया था, तो अगस्त 2018 में किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, तो हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया था। इतनी सी बात आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। तो जिनका भी आंसर कुल मिला के है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये सामान्य ज्ञान के 50 ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि हर एक टॉपिक से लिए गए थे। जो जो टॉपिक एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक कहलाए जाते हैं, जिनसे एग्जामिनर क्वेश्चंस रखता ही रखता है, उन सभी टॉपिक्स को साथियों कवर किया गया इन चुनिंदा 50 प्रश्नों के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं साथियों क्लास को आप लोग लाइक करेंगे, क्लास को आप लोग शेयर करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, ताकि जैसे ही कोई साथियों इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल के माध्यम से आपको दी जाए तो तुरंत आप लोग क्या उसको वॉच कर लें और अपनी तैयारी और भी मजबूत कर लें। तो साथियों डेली सामान्य ज्ञान के हर एक परीक्षा के लिए, आपकी कोई भी परीक्षा लगी है 2023 में, अगर आपको सिलेक्शन पाना है, कोई सी भी आपकी परीक्षा लगी है, तो डेली मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके लिए साथियों लगाए जाते हैं। आप लोग इन मॉक टेस्ट को लिया कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लिया कीजिए सामान्य ज्ञान के, और अपनी तैयारी और भी मजबूत किया कीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।